जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुका है, जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आपको बता दूं कि जनरल साइंस से 30 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर 40 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ऐसे में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, सुपरसोनिक विमानों द्वारा निर्मित शोक तरंगे ये इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख सकते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेलाग्रा। तो पेलाग्रा क्या होता है, तो यह एक प्रकार का रोग होता है जिसमें चमड़ा फट जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरी बेरी तो हो नहीं सकता है, और सूखा रोग तो रिकेटस को कहते हैं, यह भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्वासियोर। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बता दूं कि क्वासियोर एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि आहार में प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होती है। यह रोग 1 से 5 साल के बच्चों में होता है और क्वासियोर वाले बच्चों के पेट में एक तरल पदार्थ जम जाता है जिसके कारण पेट फूला हुआ दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है, तो इसका प्रकृति है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति ऑक्सीकरण कारक है। यह एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होता है और कई उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर मीथेन के अलावा क्या किया, यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया। ये सभी संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के एक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए उसका सूत्र है, उसका फॉर्मूला है CnH2n+2। इसका फॉर्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका काम है खून का जमना। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विटामिन के का मुख्य काम रक्त का थक्का जमना है, जो कि विटामिन के बिना अगर विटामिन के शरीर में नहीं पाया जाएगा तो लीवर का जो थक्का जमने का कारक बनता है वो नहीं बन पाएगा। यानी कि शरीर में अगर मान लीजिए कट जाता है तो खून का धक्का नहीं जमेगा और खून बहता ही रहेगा। तो विटामिन के का यही काम है कि रक्त का थक्का जमाना। इसके अलावा विटामिन के कुछ और काम है, जैसे कि घाव को भरने में मदद करता है, हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और मूत्र के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया खाली स्थान वह द्रव्य या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मीडियम, यानी कि कोई साधन चाहिए अगर हम अपने ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्यम यानी कि मीडियम वह पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है। तो यहाँ पर मीडियम किस रूप में हो सकता है, तो वह ठोस रूप में हो सकता है या फिर लिक्विड के रूप में हो सकता है या फिर गैस के रूप में हो सकता है। तो ध्वनि एक माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोता तक पहुँचाती है, चाहे वह लिक्विड के रूप में हो या फिर गैस के रूप में हो या फिर सॉलिड के रूप में हो। तो इसी के माध्यम से एक स्थान से ध्वनि दूसरे स्थान में जाती है और श्रोता सुनने वाला यहाँ पर सुन पाता है। इसके अलावा वायु यानी कि एयर सबसे समान माध्यम है जिसके माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डल झील निम्नलिखित में से खाली स्थान में स्थित है। तो डल झील कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो देख सकते हैं कि डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और यह एक प्रकार के मीठे पानी का झील है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या है।
तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। तो देख सकते हैं कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक असमस्थानिक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है जहां पर एक से अधिक बीज नहीं पाया जाता है। आखिर कौन सा ऐसा फल है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पपीता में तो बहुत सारे बीज होते हैं, सेब में भी होते हैं, अनार में भी होते हैं, लेकिन जो लीची होता है उसमें केवल एकल बीज होता है, यानी कि एक ही बीज होता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो CHO किसमें मौजूद होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यात्मक समूह CHO एल्डिहाइड में मौजूद होता है। और एल्डिहाइड क्या होता है? तो एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का एक वर्ग होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ दोहरा बंधन होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंधन होता है और दूसरे परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह के साथ एकल बंधन साझा करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन मानव शरीर की हड्डी नहीं है? तो कौन सा मानव शरीर की हड्डी नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स, जो कि कुल्हाड़ी हिंदी में कहते हैं, वह मानव शरीर का हड्डी नहीं है। एक्स क्या है? तो यह एक लकड़ी काटने का माध्यम है, यानी कि टूल है। और आपको बता दूं कि जो एनविल हो गया, हैमर हो गया और स्टीरअप हो गया, ये सभी बोन्स हैं, मानव शरीर के बोन्स हैं। तो ऐसे नाम यहाँ पर हथियार के नाम दिए गए हैं जिससे कि एक्स में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर किसी प्रकार का हड्डी नहीं है, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं एनविल, हैमर और स्टीरअप, यह मानव शरीर में पाए जाने वाले एक प्रकार के हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है। तो सजातीय मिश्रण का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 12वां का ए ऑप्शन, विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। तो देख पा रहे होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन का इंग्लिश हो जाएगा सॉल्यूशन। विलयन में एक विलायक और एक विलय होता है। विलायक घोल का वह घटक होता है जो अन्य घटक को घोल देता है और विलायक आमतौर पर बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। वही विलय विलयन में घुलने वाला घटक होता है और विलय आमतौर पर कम मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड, अगर यह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है तो यह किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है तो वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। तो देख पा रहे होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और ब्रोमीन में टूट जाता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को टूटने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो नॉइस पोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो नॉइस पोल्यूशन को डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल यानी कि डीबी में मापा जाता है। डेसिबल एक इकाई है जो ध्वनि की तीव्रता और दबाव के स्तर को मापती है, यानी कि ध्वनि तेज है या फिर कम है, इसके स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। शोर जितना तेज होगा डेसिबल उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए अब घर में होम थिएटर बजा रहे हैं तो उसका यहाँ पर शोर कम होगा, आवाज़ कम होगा, तो डेसिबल भी कम होगा। और डीजे बजाएंगे, बॉक्स बजाएंगे, जो बारात में बॉक्स लगते हैं उसको बजाएंगे तो उसका शोर अधिक होगा, तो ऐसे में डेसिबल भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो कौन सा ऐसा जीव का ऑप्शन दिया गया है, ऐसा प्राणी का ऑप्शन दिया गया है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 कछुए में। तो कछुए में दांत नहीं पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि कछुए के दांत नहीं होते हैं। कछुए के पास खाना खाने और शिकार पकड़ने के लिए चोंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
इज वन हु ट्रीट्स। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किस प्रकार का उपचार करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया स्किन, बोन, आई या फिर लिम्स। तो आपको बता दूं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख को जांच करने वाले को कहते हैं, यानी कि आँख का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग कंडीशंस डेट इफेक्ट द आइज एंड विजन। यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँखों की जांच करते हैं वो आपको बताते हैं कि आपके आँख में किसी प्रकार का यहाँ पर कमजोरी तो नहीं आ गई, आपको दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, आपकी दृष्टि में किसी प्रकार की कमी तो नहीं आ गई। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों की जांच के लिए होता है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो यहाँ पर पूछा गया है जो गैस होता है और जो द्रव है यानी कि लिक्विड होता है उसका सामान्य नाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गैसों और द्रव्यों का समान नाम तरल यानी कि फ्लूइड है। तरल पदार्थों और गैसों को तरल पदार्थ कहा जाता है, यानी कि जो लिक्विड होता है और जो गैस होता है उसको यहाँ पर तरल पदार्थ यानी कि फ्लूइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बह भी सकता है और स्थानांतरित भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टैगोर हिल झारखंड में कहाँ पर स्थित है। तो टैगोर हिल झारखंड में कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है रांची में, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टैगोर हिल जिसे मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है और यह झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सांस की दुर्गंध। तो आपको बता दूं कि हेलिटोसिस को आमतौर पर सांसों की बदबू या फिर मौखिक दुर्गंध के भी नाम से जाना जाता है। और हेलिटोसिस जो कि एक चिकित्सकीय शब्द है, यानी कि जो डॉक्टर का इस्तेमाल करने वाला शब्द है वह हेलिटोसिस है, और आमतौर पर इसको हम सांसों की बदबू या फिर मौखिक दुर्गंध भी कहते हैं। नीचे में देख सकते हैं कि हेलिटोसिस सांसों की दुर्गंध ज़्यादातर सल्फर पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है। तो सल्फर पैदा करने वाली बैक्टीरिया के कारण हेलिटोसिस यानी कि सांसों की दुर्गंध की समस्या आ सकती है। और जो बैक्टीरिया होती है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वो जीभ की सतह में पाई जाती है या फिर गला में पाई जाती है, या फिर यह बैक्टीरिया हमारे दांतों में भी मौजूद होते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत दिन से जीभ को साफ नहीं करते हैं तो जीभ में एक पदार्थ जमा हो जाता है, मलबा जैसा जमा हो जाता है, तो उसमें यहाँ पर बैक्टीरिया पनप जाता है और इससे आपके मुंह से बदबू आने लगता है। जब आप सांसों को छोड़ते हैं या फिर मुंह से हवा निकालते हैं तो आपको वो मुंह से बदबू आने लगता होगा। तो इसी को यहाँ पर हेलिटोसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर एक वैज्ञानिक नाम है या फिर चिकित्सकीय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हिमावरी 9 एक जापानी खालिस्तान उपग्रह है। तो खालिस्तान में क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मौसम। तो आपको बता दूं कि हिमावरी 9 एक प्रकार का जापानी उपग्रह है जो कि मौसम का उपग्रह है। यह जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि JMA का भू स्थिर मौसम उपग्रह है, जो कि जांच करता है कि कैसा मौसम रहेगा, जापान का कैसा मौसम रहेगा, क्या जापान में भूकंप आ सकता है या फिर भूस्खलन आ सकता है, चक्रवात आ सकता है। तो यह जो उपग्रह है यह जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा हिमावरी 9 जापान के हिमावरी उपग्रहों की श्रृंखला का 9वां उपग्रह है। तो आपको बता दूं कि हिमावरी 9 के जैसा यहाँ पर और भी यहाँ पर 8 उपग्रह है, और जो हिमावरी 9 है वह उपग्रहों की संख्या में 9वां स्थान में आता है। और हिमावरी शब्द का मतलब होता है सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जंगल जो कि पादप जगत से संबंधित है, झाड़ी भी पादप जगत से संबंधित है, और पेड़ भी पादप जगत से संबंधित है। लेकिन जो फफूंद है, जिसको फंगस भी बोल सकते हैं, कवक भी बोल सकते हैं, वो पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो कवक, जिसको फंगस भी कहते हैं, वह पादप जगत से संबंधित नहीं होता है। कवक एक विषमपोषी जीव होता है। ये मिट्टी में पाया जाता है और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 23 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि मानव व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो कि मानव तस्करी और जबरन श्रम के खिलाफ है, यह अनुच्छेद मानव तस्करी पर रोक लगाता है, जिसमें जबरन श्रम, गुलामी या शोषण के मकसद से तस्करी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए सूत्र द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला मास, या फिर मोल, या फिर परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, या फिर आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन एस विजयलक्ष्मी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुब्बारमन विजयलक्ष्मी यानी कि एस विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है और उन्होंने 2001 में महिला ग्रैंड मास्टर जिसे WGM का खिताब हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर IM का भी खिताब उन्होंने हासिल किया था, जो कि भारत की पहली महिला हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान में किया गया था? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वह भारत के किस मैदान में खेला गया था? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे जिमखाना। तो देख सकते हैं कि बॉम्बे जिमखाना मैदान ने भारत में पहले टेस्ट मैच की मेजबानी की थी। तो आंसर में देख सकते हैं बॉम्बे जिमखाना हो गया, जहां पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1933 में। और किसके बीच खेला गया था? तो खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। तो देख सकते हैं कि सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट में सिली पॉइंट एक फील्ड पोजीशन होता है जहां पर फील्डर बल्लेबाज के बहुत ही करीब खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता था? तो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता कौन था? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी अशोक सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक थे। तो अशोक किस साम्राज्य से बिलोंग करता था? तो वह मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करता था। अशोक ने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका यानी कि सिलोन भेज दिया था। तो आपको बता दूं कि अशोक ने युद्ध किया था जो कि कलिंग युद्ध किया था। उसके बाद से उसका वहाँ पर मन परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वह युद्ध छोड़ देते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस प्रकार के अम्ल से बना है? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह किस प्रकार के अम्ल यानी एसिड से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। और आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल हैं। ये बादल घने होते हैं और सफ़ेद पीले रंग के होते हैं। शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कैसे बनता है? तो सूर्य की रोशनी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके कारण बनता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बनता है और जल वाष्प, ये सभी मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है जो कि बादल के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा शुक्र के वायुमंडल में कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ठंडा होता है और ठंडे वाले हिस्सों में सल्फ्यूरिक एसिड तरल अवस्था में होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं RBC रेड ब्लड सेल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वह प्रोटीन होता है। यह ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के चारों ओर ले जाता है। तो अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन भी होता है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रेड ब्लड सेल दिया गया है तो यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेलाकाइट
एक अयस्क है। तो मेलाकाइट खाली स्थान एक अयस्क है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेलाकाइट तांबे का एक अयस्क होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Cu2CO3 अंडर द ब्रैकेट OH2। मेलाकाइट की रंग की बात करें तो इसका रंग चमकीला हरा होता है। और मेलाकाइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल रत्न के रूप में किया जाता है, रत्न बनाने के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नेशनल इनकम इन इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जो कि भारत का राष्ट्रीय आय है उसको किस में मापा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के माध्यम से मापा जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें व्यय विधि है, उत्पाद विधि है और आय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुपरसोनिक। तो देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल यानी कि सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। आमतौर पर जो बंदूक से गोली चलती है या फिर जो विमान चलता है उसको सुपरसोनिक के अंदर रखते हैं, यह एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।